हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अभी हम नया रास्ता का 11वां अध्याय पढ़ने लगे हैं। पहले हमने ये देखा कि मीनू मेरठ में वकालत कर रही है और उसकी दिनचर्या के बारे में हम जान रहे थे, कैसे मेहनत कर रही है। इससे पहले अध्याय में हमने देखा कि उसको घर से टेलीग्राम आया है और उसके पिताजी बहुत बीमार हैं, उसको जल्दी जाने के लिए कहा गया है। जैसे तैसे वो वहां रात गुजारती है और अगले दिन वो अपने गांव अपने माता-पिता के साथ पास जा चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि मीनू के जो पिताजी हैं काफी नाजुक हालत थी उनकी और डॉक्टरों ने उन्हें पूरा आराम करने की सलाह दी हुई थी। और घर के सभी सदस्य, उसकी माँ, भाई, बहन, आशा, रोहित, वो तीनों उसकी सेवा में लगे रहते थे। और उनकी यह हालत देखकर माँ बहुत विचलित हो उठी थी, बहुत टेंशन में आती थी अपने वो पति की हालत देखकर, मीनू के पिता की हालत देखकर। जब माँ को मीनू व आशा का ख्याल आता तो बेचैन हो उठती, क्योंकि उसे लगता था कि अब इनकी शादी कैसे होगी, वो इनकी शादी कैसे करेगी। यदि उसके पिता को कुछ हो जाता है तो ऐसे हालात में घर का क्या होगा? अनेक बातें सोचकर उसकी माँ विचलित हो जाती है, बहुत टेंशन में आ जाती है और घर में यहाँ मीनू की प्रतीक्षा हो रही है, इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वो मेरठ से चली हुई है और घर पहुंचने वाली है। पिताजी दवाइयों के नशे में चुपचाप लेटे हुए हैं और जब भी उन्हें होश आता है, वो अपनी बेटी मीनू को याद करते हैं। और क्योंकि वो बड़ी थी घर पे और दूर थी, इसलिए पिता को उससे बहुत प्रेम था। आसपास के लोगों को भी जब पता चल रहा था तो वो उससे मिलने के लिए आ रहे थे। किससे? मीनू के पिताजी से, क्योंकि वो बीमार थे। और इससे उनको पूरा आराम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है तो सभी पता लेने जाते हैं कैसे हैं, तो पर जो बीमार रहता है उसको फिर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। अभी यहाँ पर जो समय बताया गया सुबह के 9 बजे मेरठ से पहली बस आने का टाइम है और सब इंतजार कर रहे हैं, दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि मीनू अभी आने वाली है। और पिताजी ने भी थोड़ी-सी आँख खोल के पूछ लेते हैं कि मीनू बेटी नहीं आई क्या अभी तक? तो पास बैठे रोहित बोलता है, जो मीनू का भाई है, कि हाँ, अभी नहीं आई दीदी, बस आने ही वाली है। और पिता बार-बार उनसे यही पूछ रहे हैं। माँ रसोई में काम कर रही है, पर फिर भी वह दरवाजे की तरफ देखकर मीनू का इंतज़ार कर रही है। और अभी इंतज़ार यहाँ खत्म हुआ, मीनू रिक्शे से उतरकर अंदर आई और माँ को देखकर एकदम इमोशनल हो जाती है और अ, अपना सामान रखकर माँ से मिलने लगती है और इमोशनल होती है, रोने लगती है और पूछती है कि पिताजी की तबीयत कैसी है? माँ बहुत दुखी थी और यह बात सुनकर उसकी भी आँखों में पानी आ गया और उसने बताया कि वो पिता उसके अंदर लेटे हैं। माँ के आंसू देखकर मीनू का भी दिल भर आया कि और वो पूछ रही कि अचानक क्या हो गया? कुछ दिन पहले तो वो देख कर गई थी। तो माँ बताती है कि दिल का दौरा पड़ा है, यानी हार्ट अटैक आया है और डॉक्टरों ने कुछ भी बोलने से उनको मना कर दिया है और इस टाइम उनको पूरे आराम की ज़रूरत है। 2 मिनट मीनू वहीं खड़ी रहती है और पूछा कि पिताजी कहाँ लेटे हैं? तो वो बताती है कि वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और सामने वाले कमरे में हैं और जाकर मिल लो। मीनू कमरे में जाती है, परंतु दयाराम जी की आँखें बंद थी। शायद वो सो रहे थे, क्योंकि दवाइयों के नशे में इतनी मेडिसिन दी हुई थी, तो वो सोए रहते थे। कभी आँख खुलती थी और कभी बंद रहती थी। तो यहाँ ये एक पिक्चर घर के सदस्य किस तरह उनके आस-पास है, वो दिखाया गया है। तो मीनू ने जब देखा कि उनकी आँखें बंद है, तो उसे लगा कि अभी नहीं उठाना चाहिए और बाहर वापस आने लगती है। तभी जो रोहित उसका भाई है, वो बोलता है कि आप यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ।
और मीनू को पिताजी के पास छोड़कर वो बाहर चला जाता है। मीनू वहां बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रही है और दूसरी तरफ अपने पिता की तरफ भी देख रही कि कब वो जागे और उनसे मिले। अभी लेटे जब वो बैठी हुई थी तो दयाराम जी ने हल्के से सिर हिलाते हैं, गर्दन हिलाते हैं, तो मीनू को लगता है कि वो जाग गए और वह उनके पास बैठती है, उनके पास जाती है, तो वो आँखें पूरी तरह से खोल चुके थे और जब मीनू को पास देखते हैं, तो बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि कब आई? तो बताती है कि ठीक है, अभी आई हूँ, तबीयत का हाल-चाल पूछती है, तो बताते हैं कि ऐसा ही है और ऐसा लग रहा था मानो बहुत ज़ोर लगा के वो उनको बोलना पड़ रहा है, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही, तो शायद वीकनेस की वजह से, दवाइयों की वजह से ऐसे था और मीनू चुपचाप पास में बैठ गई कि देख रही है कि अभी हुआ क्या उनको, पहले तो वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे और वहाँ उनके पास ही बैठी वो समाचार पत्र उठा लेती है यानी न्यूज़पेपर और पढ़ने लगती है और पढ़ते-पढ़ते उसकी नज़र कथक नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना जो नृत्य करने वाली थी, उसकी तस्वीर की तरफ उनकी निगाह जाती है। तो उसे जब वो देखती है तब उसे भी याद आता है कि उसको भी तो कार्यक्रम अपना प्रस्तुत करना था, उसका प्रोग्राम था। तभी उसकी नज़र घड़ी की ओर गई, घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। तो उसे ध्यान आता है कि इस समय अगर वो वहाँ होती, तो वो प्रैक्टिस कर रही होती डांस की, क्योंकि सबसे पहला प्रोग्राम मीनू का ही था। पर समय के आगे किसकी चलती है क्योंकि यहाँ उसको घर पे आना पड़ा, अपने पिताजी की बीमारी के कारण। तो अभी यह अब वो विचार कर ही रही थी, सोच ही रही थी, तो उसकी छोटी बहन आशा कमरे में आती है और बोल उसको खाने के लिए कहती है कि आप कुछ खा लीजिए, माँ ने बुलाया है। हालाँकि पिता को बीमार देखकर मीनू के खाने-पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, परंतु जब माँ ने बुलाया है तो उसको जाना पड़ा और माँ को बोलती भी है कि उसे भूख नहीं है, वो टालने की कोशिश करती है और माँ भी समझ जाती है कि पिताजी की ऐसी हालत देखकर मीनू को खाने का मन नहीं हो रहा। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी, उस दिन तो सभी की भूख उड़ गई थी। रसोई में खाना नहीं बना था और किसी ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसके पिता को जिस दिन हार्ट अटैक आया, तो वो सभी टेंशन में आ गए थे। माँ ने मीनू को समझाते हुए कहा कि बेटी खाना खा लो, कि खाना नहीं खाओगी तो फिर पिताजी की सेवा कैसे कर सकोगी? क्योंकि उनके साथ दिन-रात जागना पड़ता है। तो भूखे रहकर ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। तो जब माता के समझाने पे, उसकी मदर के समझाने पर वो कुछ थोड़ा खा लेती है और फिर जाकर अपने पिता के पास बैठ जाती है। और लगभग 1 सप्ताह तक यही चलता रहा। हर समय एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहता, घर का कोई भी जब मीनू है, रोहित या आयशा, सभी उनकी सेवा में लगे रहते और अभी उसके पिता की हालत थोड़ी सुधरने लगी और थोड़ी देर वो बैठते भी और बातें भी करने लगे थे। अभी आगे का वो बता रहे कि प्रातःकाल 9 बजे का समय था। उस समय हल्की हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थी। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। वहाँ अभी सबको जब पता चलने लगा कि उनके पिता बीमार हैं, तो रिलेटिव्स भी आने लगे। अभी यहाँ पर मीनू की बुआ जी व फूफा जी बीमारी की खबर सुनकर मिलने आए थे और बुआ जी और फूफा जी सीधे पिताजी के कमरे में जाते हैं। पहले उन्होंने हालचाल पूछा, इधर-उधर की बातें करनी शुरू की और पास बैठे मीनू को लगा कि पिताजी को इतनी बातें करना ठीक नहीं है, क्योंकि बीमार हैं, उनको मना किया गया है, पर उनके पास जो भी आ रहा है, बातें कर रहा है। तो उन्होंने उनको उठाने की कोशिश की और बताया भी कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ज़्यादा बातें न करें। पर अभी वो बड़े हैं, इसलिए उस शर्म के मारे मीनू उनसे कुछ कह नहीं पा रही कि ज़्यादा बात ना करें। अभी बुआ जी वहाँ बैठी-बैठी पड़ोसियों की बातें, अ, इधर-उधर की बातें सुनाती जा रही है और फूफा जी हालाँकि उनको चुप कराने की कोशिश भी करते रहे, पर वो
चुप नहीं होती, बोलती ही रहती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा समय हो गया तो तब मीनू से रहा नहीं गया और मीनू बोल ही पड़ी कि बुआ जी आपको सफ़र की काफ़ी थकान हो गई, आप थोड़ा-सा खा पी लीजिए, इतनी देर पिताजी भी आराम कर लेंगे। उनको बहाने से वहाँ से उठा लेती है। यह सुनकर बुआ जी को उठना पड़ा, तो उसने बोला अच्छा है। अभी बुआ उठी तो साथ में फूफा जी भी चले गए और अगले दिन बुआ जी वापस जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि फूफा जी को अपनी फैक्ट्री में काम था। तैयार होने के बाद बुआ माँ से बोली, चलते-चलते अपने भैया से कुछ बात तो कर लूँ। वो कहकर वो पिताजी के कमरे में चली जाती हैं और उस समय मीनू के पिताजी जाग रहे थे। तो बोलती क्या है, देख भैया, मैं तो अब दिल्ली वापस जा रही हूँ, परंतु एक सलाह तुझे अवश्य देना चाहूँगी। तो उन्होंने बोला, हाँ, कहो क्या है? तो वही बात कि जो वो सब चाह रहे थे कि वो ऐसी बातें ना करे, तो वहाँ भी उन्होंने वही बातें की कि देख, तेरी 2-2 बेटियाँ जवान हो रही हैं, अब उनकी शादी कर दे। क्या उन्हें पढ़ाने के चक्कर में लगा है? तेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है। अभी पिताजी क्या बोलते, उन्होंने हूँ करके, हाँ करके चुप कर गए। बोलते, मैं सच कह रही हूँ, जवान बेटियों की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इनकी शादी हो जाए, तो तुझे कम से कम छुट्टी तो मिल जाएगी। फिर रह गया रोहित, वह तो लड़का है, उसकी कोई बात नहीं। बुआ जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा, तो क्योंकि जो भी आ रहा था वो यही सलाहें दे रहा था कि हाँ, ये कर लो, वो कर लो। तो यहाँ भी बुआ ने भी वही सलाह दी। तो पिताजी ने कहा, बेटियों की शादी की चिंता उन्हें भी है, परंतु लड़का नहीं मिल रहा। कहते, सो तो ठीक है भैया, पर देखना तो पड़ेगा ही लड़का। शादी के बाद तुम्हारी ही ज़िम्मेदारी कम हो जाएगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अभी घर के सभी सदस्य बुआ-फूफा को बाहर तक छोड़ने जाते हैं। अभी जब वापिस आते हैं तो देखते हैं कि पिताजी बहुत गहरी चिंता में हैं, क्योंकि वो उनको टॉपिक दे के गई थी कि हाँ, ये कर लेना, शादियाँ कर दो, तो वो फिर चिंता में डूबे हुए हैं। तो बुआ जी की बात सुनकर दोनों बेटियों की चिंता में पुनः डूब गए। मीनू भी एमए करके वकालत पढ़ रही है और आशा भी बीए कर चुकी है। तो उन्होंने आशा ने ग्रेजुएशन कर लिया और मीनू का तो हम पढ़ ही रहे हैं कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वो किस हालात में वकालत करने लगी, मतलब लॉयर बन रही है। अभी इन्हीं विचारों में वो अ, विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, तो माँ अंदर आती है। उन्हें देखकर वे बोले, मीनू की माँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मीनू और आशा की शादी कैसे करोगी तुम? रोहित लड़का है, उसकी शादी की मुझे इतनी चिंता नहीं। उनकी बात सुनकर माँ बोली, ऐसा क्यों सोचते हो, आपको कुछ नहीं होगा। तो पर अभी जैसे वो बीमार हुए थे, वो समझ रहे थे, तो बोले, नहीं मीनू की माँ, जब मौत आती है कि अगर मेरे को कुछ होता है तो किसी के कुछ नहीं चलेगा और सब उस समय सब देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो फिर वो जैसे डिप्रेस हो गए सुन के, तो ऐसी बातें करने लगे। माँ उनकी बात सुनकर बहुत उदास हुई और बोली कि आपको क्या हो गया आज? कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं आप? तो न कहते, नहीं, तुम के हालात नहीं समझ रही, मेरी 2 बेटियाँ हैं और इनके हाथ पीले न कर दूँ तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकता। और उन्होंने खाँसते-खाँसते इस वाक्य को पूरा किया, क्योंकि वो उनको बार-बार याद दिलाया गया तो फिर से वो टेंशन में आ गए। आप इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़के एकदम कहाँ मिल जाएँगे? अच्छे लड़कों का मिलना भी आसान नहीं है। जब लड़के अच्छे मिलते हैं तो लड़की में कमी निकाल देते हैं। कहते-कहते माँ भी उदास हो गई। मीनू के बारे में हमें पता ही है कि पीछे क्या हुआ था और क्यों वो वकालत करने लगी। तो फिर भी अभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो माँ बोलती है कि पिता बोलते हैं कि लड़के तो देखने ही पड़ेंगे। फिर अपनी मीनू को तो समझा लो, वह शादी के लिए तैयार होगी तभी तो। माँ उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, मीनू से बात करनी पड़ेगी। वैसे वह अभी वकालत पढ़ रही है, उसका शादी के लिए तैयार होना असंभव है कि वो नहीं मानेगी, ये उनको पता था। पिताजी को कुछ विश्वास सा था कि उनकी हालत को देखकर मीनू शादी के लिए तैयार हो जाएगी और उन्होंने मीनू को अपने पास बुला लिया ताकि वो शादी की बात कर सकें। माँ ने मीनू को आवाज़ लगाई और मीनू
अभी माँ अभी आई माँ कहकर अंदर आ जाती। तो तब मीनू जब अंदर आती है तो दयाराम उनको कुर्सी पे उसको बैठने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी बड़ी बेटी हो और काफ़ी समझदार हो। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है, "हाँ, कहिए पिताजी क्या कहना चाहते हैं?" "बेटी मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो, फिर आशा की शादी भी करनी है। यदि मुझे मौत भी आई, तो तुम्हें इस हालात में छोड़कर मैं चैन से न मर सकूँगा।" "नहीं पिताजी आप ऐसी बात मत कहिए। ईश्वर की दया से आपको कुछ नहीं होगा।" मीनू उनको बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको कुछ नहीं होगा। तो फिर वो पूछते हैं कि मैं तुमसे शादी की बात पूछ रहा हूँ, कि क्या इच्छा है तुम्हारी? तो बताती है कि आपको पिताजी पता ही है कि मैं वकालत पढ़ रही हूँ, 3 साल का कोर्स है, 1 साल पूरा होने वाला है, 2 साल और बाकी है। और यदि मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? वो पिता से ये प्रश्न करती है। तो माँ जो पास बैठी थी वो बोलती है, मीनू पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। यदि तुम में पढ़ाई के प्रति रुचि है, तो बाद में भी पढ़ सकती हो। पर माँ, मैं अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर चली। वो बड़ा समझाने की कोशिश कर रही है, मीनू, मुझे जिस मंजिल की तलाश है, उस तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम व यत्न की आवश्यकता है और यह सब शादी के बाद संभव न हो सकेगा। वो अपनी माता को समझाती है कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। तो बोलते हैं कि तुम्हारी वकालत को तो 2 साल और लगेंगे, उसके बाद शादी होगी और तुम्हारी शादी के बाद आशा के लिए लड़का देखेंगे और इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो मीनू माँ को बोलती है कि तुम मेरे कारण आशा की शादी मत रोको, उसके लिए अच्छा-सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दो। यह बात सुनकर पिताजी से रुका ना गया, वे बोले कि मीनू बेटी ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बेटी को छोड़कर पहले छोटी की शादी कर दें? ऐसा करने के लिए क्या हमारा दिल गवाही देगा कि हम पेरेंट्स हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएँगे। जो बात उचित हो उसे करने के लिए हमेशा दिल गवाही देता है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चल पड़ी हूँ, क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ? और यदि मैं पढ़ाई छोड़कर शादी कर लूँ, तो क्या आपका दिल गवाही देगा इस काम के लिए? फिर कुछ रुकती है, बोलती है, "नहीं, पिताजी नहीं, इस काम के लिए न आपका दिल गवाही देगा, ना ही मेरा, कि हम ये कर ही नहीं पाएँगे कि हम पढ़ाई रोक के शादी करें और बाद में पढ़ें, तो यह हो भी नहीं पाएगा। और मैं जिस काम को करने लगी हूँ और जिस मुकाम तक पहुँच गई, अपनी मंजिल तक पहुँच गई, तो उसको देखकर आपको भी बहुत खुशी होगी। वो अपने पिता को समझाने का प्रयास यहाँ कर रही है, यत्न कर रही है, कोशिश कर रही है। उसकी यह बात सुनकर माँ व पिताजी दोनों चुप रह गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी मीनू उनको बोलती है कि आप छोटी बहन आशा के लिए एक लड़का देखकर उसकी शादी कर दो और मेरी शादी की चिंता ना करो। यह कहकर मीनू वहाँ से बाहर आ गई। अभी आगे क्या है कि मीनू को मीरापुर आए, क्योंकि अपने पेरेंट्स के पास आए हुए 1 सप्ताह से 1 वीक से ज़्यादा हो गया था। उनकी पढ़ाई का नुकसान उसका हो रहा था और अभी पिताजी की तबीयत ठीक थी, तो उसने सोचा कि अब उसे वापस पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरठ चले जाना चाहिए। और शाम का समय था, माँ रसोई में है। मीनू ने सोचा कि कल मेरठ वापस जाने के लिए इस समय माँ से बात कर लेनी चाहिए और उसने माँ के पास जाकर कहा कि यदि कहो तो मैं कल मेरठ चली जाऊँ? तो माँ पूछती है कि अच्छा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, क्योंकि कई दिनों से पढ़ाई खराब हो रही है। तो उनकी परमिशन लेके वो बोलती है कि ठीक है, कल सुबह वाली बस से चली जाऊँगी, जिससे कॉलेज भी कल जा सकूँ। और ये कहकर मीनू वापस आ जाती है और अपना सामान समेटने लगती है। रात के 10 बज चुके थे। मीनू सोने के लिए जब पलंग पर लेटी, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में माँ और पिताजी की बातें घूमती रही, जो सुबह शादी का प्रस्ताव जो शादी की बात करते हुए उनसे कही गई थी। तो मीनू को लगा कि कहीं उसने शादी से इनकार करके
अपने माता-पिता के दिल को ठेस तो नहीं पहुँचाई, कहीं उनको दुःख तो नहीं पहुँचा दिया। और दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना उसके हित में नहीं, तो उसकी भलाई नहीं थी। भलाई क्या नहीं थी कि क्योंकि उसके ऊपर अपनी लॉ जो पूरा नहीं कर पाती थी और पढ़ाई बीच में छोड़ के अगर शादी करती है, तो उसे अपनी मंजिल नहीं मिलनी थी। तो अभी यही सोचते-सोचते उसको नींद आ जाती है और सुबह जब आँख खुलती है, तो माँ उसे चाय बनाकर देती है और जब माँ की आवाज़ सुनती है, तो वो जल्दी से उठकर चाय पीती है और अपने जाने की तैयारी करने लगती। चलने से पहले मीनू पिताजी के कमरे में गई। विदाई लेते समय उसकी आँखों में आँसू भर आए। कितनी मजबूर थी इस समय वह। यदि वह पढ़ाई ना होती, तो वह पिताजी के पास रुककर उनकी सेवा कर सकती थी। परंतु पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए रुक नहीं सकती थी और चलते समय माँ ने आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया और उसके सफल व मंगलमय भविष्य की कामना करने लगी। अब इस अध्याय में हमने देखा मीनू एक दृढ़ निश्चय वाली लड़की है। ये हम उसके चरित्र की विशेषता में लिख सकते हैं। वह मेहनती है और अपने मंजिल पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो आगे अभी हम 12वां जो अध्याय है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो और